अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज एक और ख़ूबसूरत सी स्टोरी के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ और आप सबकी कमेंट्स पढ़कर मुझे दिली खुशी होती है और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से मुझे हौसला अफ़ज़ाई अता करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सावन रुत के दो हमसफ़र। वो घर से हॉस्टल जाने के लिए निकली थी तो बारिश के कतई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। अगरचे बादलों की कुछ आवारा टुकड़ियां आसमान पर मंडला रही थी, मगर वो बरसने के मूड में नहीं लग रही थी। अम्मा ने कहा भी कि शफीक ड्राइवर का इंतजार कर लो, मगर इस ख्याल से कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए वो ऑनलाइन कैब करवाकर स्टेशन चली आई। अभी अपना छोटा सा ट्रॉली बैग घसीटती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी जब रिमझिम शुरू हो गई। वो तेजी से एक बेंच की तरफ बढ़ी जिस पर प्लास्टिक शीट की छत तनी थी। उसने अपने बाल और कपड़े झाड़े, अपना बैग बेंच के नीचे खिसकाया और खुद जरा आराम से बैठ गई। ट्रेन आने में अभी कुछ वक्त था। स्टेशन पर वही मखसूस गहमा गहमी थी। सामान उठाए इधर उधर दौड़ते भागते मुसाफिर और आवाजें लगाते छाबड़ी फरोश। पिछले 2 सालों से ट्रेन के जरिए घर से हॉस्टल और हॉस्टल से घर आते जाते वह इन नज़ारों की आदी हो चुकी थी। अभी भी वो गैर दिलचस्पी से इधर उधर देख रही थी। सामने से एक खुशबाश सामान से लदी फंदी फैमिली इसी जानिब चली आई। 2 उधेड़ उम्र के मर्द और औरत, गालबन मियाँ बीवी थे और उनके पीछे पीछे एक सेहतमंद सी नौजवान लड़की चली आ रही थी। उसने एक तकरीबन 3-4 साल की बच्ची का हाथ थाम रखा था और एक गपलू सा छोटा बच्चा गोद में उठा रखा था। अरे बेटा, जरा सी जगह देना। उधेड़ उम्र की खातून तो आते ही उसके पास बेंच पर ढह सी गई। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत थक गई, इतनी तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वो बुरी तरह से हाँप रही थी। उनके मियाँ ने तो अपने साथ लाए एक बड़े सारे बैग को सीधा किया और उसी पर तशरीफ फरमा हो गए। उसने मजीद से रखकर लड़की के लिए भी जगह बनाई। नहीं सिस्टर, मैं खड़ी ही ठीक हूँ, अगर बैठ गई तो मुन्ना रोना शुरू कर देगा। लड़की खुशदिली से मुस्कुराई। अरे गुड्डू के अब्बा, तुम तो बैग पर ही बैठ गए। इसमें मेरे कांच के गुलदान रखे हैं, वो टूट जाएंगे। खातून के हवास बहाल हुए तो उनकी नजर इत्मीनान से बैग पर तशरीफ फरमा अपने मियाँ पर पड़ी तो वो चीख उठी, नहीं अम्मा, गुलदान तो दूसरे बैग में रखे हैं। लड़की ने उनको तसल्ली दी। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? अब खातून ने उसकी जानिब अपना रुख किया। वो चश्मे की ओट से उसे टटोलती नजरों से देख रही थी। आंटी, मैं लाहौर जा रही हूँ। अच्छा, हम भी लाहौर जा रहे हैं। वो सब अलर्ट हो गए। छुक छुक इंजन प्लेटफॉर्म की जानिब आ रहा था। फिर बोगियां प्लेटफॉर्म से आ लगी। शोरगुल मजीद बढ़ गया। लड़की के दोनों बच्चों ने घबराकर रोना शुरू कर दिया। बच्ची तो चीखें मारकर उसकी टांगों से लिपट गई। वो शायद पहली बार ट्रेन में सवार हो रही थी। प्लीज आप जरा मुन्ने को पकड़ना, मैं इसे लेकर चढ़ती हूँ। लड़की ने अपना बच्चा उसे थमा दिया। वो अपने ट्रॉली बैग को घसीटती एहतियात से बच्चे को गोद में लिए डब्बे के अंदर घुस गई। बाकी सब भी उसी के साथ सवार होने लगे। अभी वो किसी खाली सीट वगैरह की तलाश में इधर उधर देख रही थी जब उसे अपनी नशिस्त पर एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। मोहतरमा, आपके बच्चे का एक जूता नीचे गिरा हुआ था। उसने पलट कर देखा तो जीन्स शर्ट में मलबूस एक लंबा तड़ंगा सा लड़का एक छोटा सा जूता उसकी जाने बढ़ा रहा था। उसकी नजर बच्चे के पाँव की पर पड़ी। एक जूता वाकई गायब था। वो बुरी तरह से झींप गई। शुक्रिया भैया, ये इनका नहीं, मेरा बच्चा है। इसके पीछे सवार होती इसी लड़की ने जूता उस लड़के के हाथ से लेते हुए कहा और साथ ही अपना मुन्ना भी उसके कंधे से उतारकर अपनी गोद में मुंतकिल कर लिया। तुम्हारा भी शुक्रिया बहन, वो सामने वाली बेंच खाली पड़ी है, वहीं चलते हैं। अब शर्मिंदा होने की बारी लड़के की थी। वो अपना बैग पैक संभालता आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो सब सीट पर बैठ चुके थे। वो लड़की के साथ विंडो साइड पर बैठ गई। वो दोनों मियाँ बीवी सामने वाली 2 नशिस्तों पर कब्जा जमा चुके थे। जीन्स शर्ट वाला लड़का दाईं जानिब एक सिंगल सीट पर विराजमान हो गया। ट्रेन ने अब आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। बारिश की फुहार खिड़की के रास्ते अंदर तक आ रही थी। उसका दुपट्टा भीगता जा रहा था। उसने ग्रिल नीचे करनी चाहिए
मगर वो पूरा जोर लगाकर भी उसे 1 इंच सरका न सकी। मोहतरमा, ये फिक्स होती है, आप सिर्फ शीशा नीचे कर सकती हैं। उसको ग्रिल से नबर्द आजमा देखकर लड़के ने नरमी से टोका। उसने शीशा नीचे गिराया और बैग से अपना मोबाइल निकाल लिया। बेगम, तुम चाय तो लाई थी ना फ्लास्क में, वो पी लेते हैं, मियाँ साहब ने फरमाइश की। अभी तो रहीम यार खान गुजरा है गुड्डू के अब्बा, बहावलपुर जाकर पियेंगे। औरत ने तुरंत मियाँ की फरमाइश रद्द कर दी। मगर बहावलपुर आने में तो अभी 3 घंटे बाकी हैं, तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी। बड़े मियाँ की शायद चाय के लिए तबीयत मचल रही थी। अच्छा अब्बा, मैं फ्लास्क निकालती हूँ। लड़की ने एक बार फिर अपना मुन्ना उसकी गोद में डाला और बर्तन निकालने लगी। मर्द और औरत को चाय के कप देने के बाद उस लड़की ने उसकी जानिब भी एक छोटा सा मग बढ़ाया। ये लो सिस्टर अनम, उसने धीरे से अपना नाम बताया और साथ ही इनकार में सर हिला दिया। अरे नहीं, मैं इस वक्त चाय बिल्कुल नहीं पीती। उसने वही मग लड़के की जानिब बढ़ा दिया। उसने शुक्रिया कहकर कुछ झिझकते हुए थाम लिया। अब उसकी जानिब दुज्दीदा नजरों से देखते हुए कप को हाथों में लिए बैठा था। बेफिक्र होकर पिए, हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया। लड़की हंसकर बोली तो लड़का जल्दी जल्दी चाय के घूंट लेने लगा और वो अपनी जगह चोर सी बन गई। फिर उसने बड़े मियाँ की जानिब देखा और मजे से चाय की चुस्कियां लेते हुए बाहर के नज़ारों का लुत्फ ले रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से बिस्किट का एक पैकेट भी बरामद कर लिया था और अब वो चाय में बिस्किट डुबो डुबोकर खाते हुए कितने खुश और आसूदा से नजर आ रहे थे। उसने एक गहरी नजर उन पर डाली। उसके दिल में एक हूक सी उठी। बेख्तियार उसकी ज़हनी रो भटक कर अपने अब्बा की तरफ चली गई। वो भी यूं ही ट्रेन के सफ़र में खाने पीने के बेहद शौकीन थे। 1-2 बार उसने बचपन में उनके हमरा सफ़र किया। धुंधली धुंधली सी चंद यादें बाकी थीं। वो फर्राटे भरती ट्रेन और खाने पीने में मशगूल शफीक चेहरे वाले ने उसके अब्बा अब तो न जाने कैसे थे, किस हाल में थे। काफ़ी अरसे से उनके साथ कोई राब्ता ही नहीं रहा था। दरअसल उसके बचपन में ही उसकी अम्मा अब्बा की तलाक हो गई थी। वो अम्मा के हमरा नानी के घर में रहती थी। तलाक के बाद उसकी माँ शदीद डिप्रेशन में चली गई थी। उनके दिल में ये खौफ बैठ गया था कि अब्बा उसे उनसे छीन लेंगे। वह हमा वक्त उसे खुद से लिपटाए रखती। अब्बा उससे मिलने आते तो उन्हें गश आ जाता, हाथ पांव ठंडे हो जाते। वो उसे खुद से चिमटा लेती। नानी अम्मा बमुश्किल अलग करके अब्बा से मिलने के वास्ते गली में भेज देती। फिर अब्बा ने भी दूसरी शादी कर ली। उनका आना काम हो गया। नानी अक्सर जताती, देख लो तुम्हारे बाप ने तो झट ब्याह रचा लिया, मगर माँ ने तुम पर अपनी जवानी वार दी। वो अब्बा से और भी मुतनफ़र हो जाती। वो फ़ोन करते, वो सर्द महरी से बात करती। अब्बा उसके खर्च के वास्ते कुछ रकम भी भिजवाते थे। इन माँ बेटी को इन मामूली रुपयों की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें नानी की पेंशन और नाना के असासों का बड़ा आसरा था। फिर अब्बा के फ़ोन भी कम से कम होते गए। गर्मा गर्म पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े, ले लो जी गर्मा गर्म पकोड़े, मज़ेदार पकोड़े। वो हड़बड़ा उठी। ट्रेन बहावलपुर स्टेशन पर खड़ी थी। बारिश हनूज हो रही थी। भाई, पकोड़े ताज़ा हैं? खातून ने इश्तियाक से पूछा, जबकि लड़की सोते हुए अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए खुद भी ऊँग रही थी। हाँ खाला जी, बिल्कुल ताज़ा और खस्ता है। पकौड़े वाला लपक कर आया। सोंधी सोंधी सी महक हर तरफ फैल गई। औरत ने पकौड़े खरीद लिए। ये लो बेटा, चखो तो सही कैसे हैं। औरत ने शापर उसकी जानिब बढ़ाया। शुक्रिया आंटी। उसने एक पकौड़ा उठाया। पहले वो चाय के लिए इनकार कर चुकी थी, इसलिए अब उसे मना करना अच्छा नहीं लगा। औरत ने फिर वही शॉपर लड़के की जानिब बढ़ाया। लड़के ने भी थैंक यू आंटी कहते हुए 2 पकौड़े उठाए और उसे मुस्कुराती नजरों से देखते हुए खाने लगा। उसने घबराकर जल्दी से पकौड़ा मुंह में डाला। उफ तौबा! उसके 14 तबक रोशन हो गए। उसने पकौड़े के साथ हरी मिर्च भी खा ली थी। हॉस्टल के फीके खाने खा कर मिर्च मसाले की तो आदत ही नहीं रही थी। हरी मिर्च तो उससे वैसे भी बहुत चुभती थी। बुरा हशर हो गया। आंखों से पानी बहने लगा। मुंह लाल टमाटर सा सुर्ख हो गया। पानी की बोतल खाली पड़ी थी। लड़के ने जल्दी से एक छोटी सी पानी की बंद बोतल उसकी जानिब बढ़ाई। वो इनकार करने की पोजीशन में न थी। उसने गटागट सारी बोतल चढ़ा ली। कुछ हवास बहाल हुए। औरत पकौड़े खाते हुए तबसरा फरमा रही थी। ऐसे होते हैं पकौड़े क्या? सादा बेसन में नमक मिर्च घोल दिया। अरे पकौड़े तो मैं बनाती हूँ। इतने सारे लवाजमात डालते हैं। हरा मसाला, हरा धनिया, ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ, पालक, आलू, बंद गोभी, बारीक कटी हुई
اور सूखा धनिया, अनारदाना, इमली का गूदा और बस बेगम बस, इतनी महंगाई में इतने ढेर लवाजमात डालना बहुत मुश्किल है। सादा आलू बेसन पर ही गुजारा करो। लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। आंटी आप शायद पकौड़े बहुत शौक से खाती हैं, अनम शाइस्तगी से पूछने लगी। हाँ बेटा, मगर अब तो सिर्फ सावन रुत में खाती हूँ। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की वजह से ज्यादा खाने से मना कर रखा है। और तुम बेटा लाहौर किसके पास जा रही हो? आंटी मैं तो अपने हॉस्टल जा रही हूँ। अच्छा तो पढ़ती हो वहाँ? वो कुछ सोच कर बोली। जी आंटी, लाहौर यूनिवर्सिटी में बीएस फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। उसने उनकी तसल्ली के लिए तफसील से जवाब दिया। सामने बैठा लड़का बेजारी से अपने मोबाइल में देख रहा था। मोहतरमा आपके पास कोई बुक होगी? मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है। वो अचानक अनम से मुखातिब होकर बोला। अल्लाह करे नौजवान नस्ल के तमाम मोबाइलों की बैटरियां हमेशा के लिए डेड हो जाएं, ताकि वो किसी तरह किताब की जानिब तो माइल हों। बड़े मियाँ बुड़बुड़ाए। उसके पास मुस्तनसर हुसैन तारड़ का एक सफ़रनामा मौजूद था। उसने जल्दी से वही बैग से निकाल कर लड़के की जानिब बढ़ा दिया। मुबादा बड़े मियाँ कोई किताब वगैरह ना होने पर उससे भी 4 बातें सुना दें। ट्रेन अब तेजी से मुल्तान से होती लाहौर की जानिब महवे सफ़र थी। न जाने कैसे बैठे बैठे उसकी आंख भी लग गई। फिर जब लाहौर आया तो ट्रेन एक झटके से रुकी। लड़की के दोनों बच्चों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। वो भी हड़बड़ाकर उठ गई। सब ही अपना अपना सामान समेट रहे थे। उसने भी अपना ट्रॉली बैग निकाला। एक अफरा तफरी सी मची थी। दरवाजे के करीब बहुत रश था। वो औरत और लड़की के हमरा रास्ता साफ होने का इंतजार कर रही थी। जब उसी लड़की ने शुक्रिया कहकर उसकी किताब लौटाई जब उसी लड़के ने शुक्रिया कहकर उसकी किताब लौटाई, फिर उस पर एक गहरी अलविदाई निगाह डालकर अपना बैग पैक संभालता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। इस फैमिली को तो उनके रिश्तेदार लेने आए थे। औरत और लड़की दोनों गर्मजोशी से उसे खुदा हाफिज कहते हुए रुखसत हुए और उसने सुस्त कदमों से टैक्सी स्टैंड का रुख किया। एक एक करके कई दिन गुजर गए। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। एक दिन लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स बना रही थी, जब उसकी क्लास का सीआर उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। तुमसे मिलने कोई आया है, कैफे में बैठा है, कौन आ गया? वो हैरान हुई। इस शहर में तो उसका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं रहता था। वो सोचती हुई कैफे आई और फिर दरवाजे पर ही ठठक गई। सामने वही लड़का बैठा था, वही ट्रेन में मिलने वाला। उसे शदीद तप चढ़ी। इतना मुहज्जब और शरीफ दिखता था, मगर आम लड़कों की तरह कितना छिछोरा और सड़क छाप निकला। उसने ट्रेन में आंटी को अपनी यूनिवर्सिटी का बताया था तो पीछा करते हुए वहीं आ पहुंचा। जी फरमाइए, उसने बामुश्किल खुद को ठंडा किया और उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा। लड़के के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो कुछ देर तक यूं ही गुमसुम उसे देखता रहा, जैसे उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। इश्ताल की एक लहर उसके अंदर उठी। वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ी। आखिर को ब्लैक बेल्ट थी। मिस्टर, मैंने पूछा है आप यहाँ किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं? उसके अल्फाज मुहज्जब मगर लहजा जहरीला था। लड़के ने एक नज़र उसे देखा, फिर तहम्मुल से बोला, अनम प्लीज थोड़ी देर आराम से मेरी बात सुन ले। अच्छा तो उसने मेरा नाम भी याद रखा हुआ है। उसने दिल में मुतनफ़र होकर सोचा। हालांकि नाम मालूम था तो वो उसे ढूंढता हुआ सीधा यहाँ आ पहुंचा था। उस वक्त वो कतई भूल गई थी। बात सुनने में क्या हर्ज था, उसने खुद को समझाया। फिर एक कुर्सी घसीटकर उससे जरा फासले पर बैठ गई। अनम नाराज ना हो, मैं आपसे आपके फादर के बारे में बात करने आया हूँ। अब्बा के नाम पर वो भौंचकर रह गई। वो तो समझी थी कि वो उसे पहली नज़र की मोहब्बत वगैरह की कोई कहानी सुनाने आया है, मगर वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा था। मेरे अब्बा को आप कैसे जानते हैं? उसने बेसब्री से सवाल किया। दरअसल आपके फादर ने चंद साल कबल मेरी फूफी से निकाह किया था। पहले तो मुझे भी इल्म नहीं था। एक दिन ऑफिस वालों से उनके वाजिबात वसूल करने थे तो उनकी फाइल बनवा रहा था। कागजात में उनके साथ आपकी एक तस्वीर भी बरामद हुई थी। तस्वीर बहुत पुरानी थी मगर बहुत वाज़ेह थी। उस दिन ट्रेन में आपको देखकर ठठक गया था, मगर बेयकीन सा था। आपकी बुक पर आपका नाम पता दर्ज था। घर आकर फूफो से पूछा तो उन्होंने भी तस्दीक की और साथ ही ये भी बताया कि आपके अपने अब्बा के साथ ताल्लुकात बराए नाम ही रहे हैं। मैं भी इस बात को नज़रअंदाज कर देता, मगर अभी 3 दिन पहले उन पर फॉलिज का शदीद हमला हुआ है। वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हालत खासी मखदूश है। उन्हें आपकी ज़रूरत है। मेरी दरख्वास्त है कि आप एक बार उनसे मिल लें।
हो सकता है कि उनको आपसे मिलकर सुकून आए और उनकी हालत में बेहतरी आए। हैं, अब्बा बीमार हैं? इतने बीमार? और वो भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर उसका ज़हन सिर्फ़ उसी एक बात पर अटका हुआ था। उसे उस लड़के का चेहरा धुंधला-सा नज़र आ रहा था और सर चकराता महसूस हो रहा था। अनम, आप रिलैक्स हो जाएं, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। ये कार्ड है, इस पर हॉस्पिटल का पता दर्ज है। उसने दिलासा देते हुए उसकी जानिब एक कार्ड बढ़ाया, जिसे उसने गायब दिमागी से पकड़ लिया। वो यूं ही हकदक सी बैठी थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसकी जानिब जरा सा झुककर बोला, मेरा नाम मुनीब है और कार्ड की पुष्ट पर मैंने अपना नाम और एड्रेस वगैरह भी लिख दिया है। हालांकि उसका अपने बाप से इतना जज्बाती लगाव नहीं था, मगर खून की भी एक कशिश होती है। उनकी बीमारी का सुनकर वो निढाल हो गई। उस दिन बाकी क्लासेस छोड़कर हॉस्टल चली आई। अब्बा का तो नंबर भी कब से उसके मोबाइल से डिलीट हो चुका था। अपनी रूममेट आलिया से तज़किरा किया तो वो बोली, देखो अनम, आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं। यूं किसी अजनबी की कहानी पर मनोअन एतबार नहीं किया जा सकता। हॉस्टल की वार्डन खासी समझदार हैं। कुछ अरसा विमेन पुलिस में भी रह चुकी हैं। उनसे अपनी परेशानी का जिक्र करो, वो तुम्हारे साथ अस्पताल चली जाएंगी। अब वहां जाकर ही सही सूरत हाल मालूम हो सकती है। कार्ड पर दिए गए पते पर वो वार्डन के हमरा अस्पताल पहुंची। सामने बेड पर नहीफ़ो नज़ार से उसके अब्बा ही थे। इतने कमज़ोर, इस कदर लाग़र, हड्डियों का तकरीबन ढांचा। उसने उनके नकूश से उन्हें पहचाना। उनके करीब धरी कुर्सी पर एक नफीस सी आंटी बैठी थी। वही लड़का मुश्किल से उसे याद आया कि उसका नाम मुनीब है। उनकी ड्रिप ठीक कर रहा था। वो होले होले चलती हुई उनके सरहाने आ खड़ी हुई। फिर उसने उनके झुर्रियों भरे कमज़ोर से हाथ पर अपना हाथ रखा। उनके वजूद में हल्की सी जुम्बिश हुई। अब्बा जान, उसने धीरे से पुकारा। वो आंटी वार्डन को बता रही थी कि उनके दाएं हिस्से पर फालिज का हमला हुआ था। चेहरे का आधा हिस्सा मुतासिर हुआ था। फिलहाल वो बोलने से कासिर थे। वो उनके करीब खड़ी आंसू पीती रही। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसने बाप जैसे अनमोल रिश्ते को नज़रअंदाज करके गलती ही नहीं गुनाह भी किया था। वालिदैन के ज़ाती इख्तलाफात अपनी जगह, वो दोनों ही बच्चों की यकसा मोहब्बत और तवज्जो के हकदार होते हैं। ये जूस लें। वो अपनी ही सोचों में गलता थी जब मुनीब ने जूस का डिब्बा उसकी जानिब बढ़ाया। उसने चौंक कर देखा। वो चेहरे पर नर्म सा तासुर लिए उसकी जानिब देख रहा था। उसने भी तशक्कुर से उसे देखा। वो काफ़ी देर बैठी रही। रुखसत होते वक्त जब उसने एक बार फिर अब्बा जी को पुकारा तो इस बीमार वजूद में हल्की सी हरकत महसूस हुई और फिर उनकी बाईं आंख से एक आंसू टपका और वो बरसती आंखों से लौट आई। फिर वो रोज़ शाम में हॉस्पिटल जाने लगी। कभी अब्बा के लिए सूप और दलिया वगैरह भी बना कर ले जाती। मुनीब भी अक्सर वहीं होता। वो देख रही थी कि वो कितनी जिम्मेदारी से उनको संभालने में आंटी की मदद कर रहा था। वो कम गोसा लिए दिए रहने वाला इंसान था। उसकी मौजूदगी में वो खुद को आरामदेह महसूस करती थी। फिर अब्बा की हालत काफ़ी संभल गई और एक दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए। मुनीब ने बताया था कि उनकी रिटायरमेंट के बाद आंटी ने पेंशन के रुपयों और बचत को मिलाकर एक छोटा सा घर खरीदा था। उसी दौरान उसका अपने घर भी जाना हुआ। अम्मा, मैं अब्बा से मिली थी। उसने हौसला पाकर डरते डरते अम्मा से तस्करा किया। वो खिलाफ मामूल खामोश रही। अम्मा, वो बहुत बीमार रही हैं। अम्मा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैंने गलती की थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी। मैंने भी गलती की थी। उनके मुंह से सरसराता सा जुमला निकला। उसने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। जब से तुम्हारा नाना अबू और नानी अम्मा फौत हुए हैं, मैं खुद को इतना तन्हा महसूस करती हूँ। अब मुझे एहसास होता है कि एक अहम रिश्ते से महरूम रखकर मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। वो सिसक उठी। नहीं अम्मी, प्लीज़। उसने उन्हें लिपटा लिया। इस बार वो लाहौर आई तो अब्बा के घर भी गई। वो उसे देखकर खिल उठे। आंटी भी खुशदिली से मिली। वो मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रही थी। मुनीब अब यहाँ नहीं होता, आंटी ने उसकी नज़रों का सवाल समझकर कहा तो वो बुरी तरह से झींप गई। वो आंटी, मैं समझी वो आपके साथ रहते हैं। उसे अपनी मायूसी पर हैरत हो रही थी।
اس نے خجالت چھپانے کے لیے جلدی سے کہا، وہ تو تمہارے ابا بیمار تھے اس لیے میری مدد کے خیال سے چند روز یہاں رہا تھا، ورنہ ان لوگوں کا گھر تو فیصل ٹاؤن میں ہے۔ وہ شام کو اپنی چند جونیئرز کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آج اسے ٹیوشن فیس ملی تھی تو وہ اپنی روم میٹ عالیہ کے ہمراہ مارکیٹ چلی آئی۔ دونوں نے کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی۔ عالیہ جیولری اور میک اپ سیکشن کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنے لیے سٹالر پسند کر رہی تھی۔ اسے ایک گہرے کلر کا سٹالر پسند آیا تو وہ اس نے آنٹی کے لیے خرید لیا۔ پھر ابا کے لیے ایک سفید کرتا بھی دل کو بھا گیا۔ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب نظر ایک خوبصورت بلیک کلر کی مردانہ شرٹ پر پڑی۔ بے اختیار نظروں کے سامنے منیب کا سراپا گھوم گیا۔ اس پر یہ کتنی سوٹ کرے گی؟ جی میں آیا کہ وہ بھی خریدے۔ پھر اس نے بامشکل دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروایا۔ بھلا وہ اس کو کس حیثیت سے تحفہ دے گی؟ عالیہ کی طرف آئی تو وہ بھی اپنی شاپنگ مکمل کر چکی تھی۔ ذرا اس سب کا بل تو بنا دیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ دونوں نے سارا سامان کاؤنٹر پر ڈھیر کیا۔ اس کی آواز پر سیلز مین پلٹا تو انم حیران و پریشان رہ گئی۔ سامنے منیب کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جی میں یہاں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، وہ اعتماد سے بولا۔ وہ بے اختیار اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ مس انم، آپ شاید سمجھی تھی کہ یہ اتنا بڑا شاپنگ مال میرا ہے۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پر کچھ شرارت سے بولا تھا۔ وہ سٹپٹا سی گئی۔ جی نہیں نہیں، آؤ عالیہ۔ وہ عالیہ کو گھسیٹتی ہوئی تیزی سے باہر نکل آئی۔ یار یہ تمہاری سٹیپ مدر کا بھتیجا ہے نا؟ بڑا ہینڈسم ہے، عالیہ بولی تو وہ تڑپ اٹھی۔ یوں نامحرم مردوں کی تعریف کرنا گناہ ہے۔ ویسے بھی عورتوں کو نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب میں عورتوں کو نہیں مردوں کو نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں تو بائی دا وے بات کر رہی تھی۔ اس میں اتنا برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے، ورنہ میرا اپنا منگیتر خود اتنا شاندار ہے، میں کیوں کسی نامحرم کی تعریف کروں گی؟ وہ بھی عالیہ تھی، غصہ ایک پل میں آتا تھا۔ اب بھی اس کی نامعقول بات پر بھڑک اٹھی اور ناراض ہو کر آگے آگے چلنے لگی۔ انم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پلیز عالیہ، ناراض نہ ہو، رک جاؤ، میں تو مذاق کر رہی ہوں۔ وہ بھی تیزی سے اس کے ہم قدم ہوئی۔ وہ ذرا سا رکی اور پھر مانی خیزی سے بولی، اس مذاق کا پس منظر میں کچھ سمجھ رہی ہوں۔ وہ بھاگ کر اسے لپٹ گئی۔ عالیہ پلیز۔ دونوں ایک سیکنڈ ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں اور پھر دونوں ہنس پڑیں اور یوں ہی ہنستے مسکراتے ہاسٹل کے جانب بڑھنے لگی۔ اگلی بار وہ سنڈے کو گئی۔ آنٹی نے ابا کو نہلانا تھا، اس نے ان کی مدد کی۔ پھر تیل سے ابا کے سر میں مساج کرنے لگی۔ وہ غنودگی میں چلے گئے۔ آنٹی نے پڑوسن کی عیادت کو جانا تھا، وہ چلی گئیں۔ وہ ابا کو چادر اڑا کر برآمدے میں آ بیٹھی۔ موسم آج پھر ابر آلود تھا۔ اسے بے اختیار ٹرین کا وہ سفر یاد آ گیا، بھیگا بھیگا سا سفر، اور ساتھ ہی کسی کا مہربان چہرہ بھی۔ ذرا سی آہٹ ہوئی۔ اس نے بند آنکھیں کھول کر دیکھا، منیب اپنی موٹر سائیکل اندر لا رہا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ من میں ایک شور سا مچا۔ اس نے ڈپٹ کر دل کو خاموش کرایا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ادھر ہی آ رہا تھا، ہاتھ میں ایک شاپر تھام رکھا تھا۔ اسے ایک دم سامنے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھپھو کہاں ہیں؟ میں ان کے لیے پکوڑے لایا ہوں۔ وہ پڑوس میں گئی ہیں۔ ویسے آپ کی پھپھو کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہوتا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ اچھا تو پھر یہ لیں شاپر۔ اس نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کچن میں گئی۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ شاپر میں پکوڑے کیوں ہیں؟ وہ ایک پلیٹ میں پکوڑے نکال رہی تھی۔ ایک میں میٹھے ہیں، دوسرے میں نمکین۔ واؤ، آج تو مزہ آ گیا۔ اس نے کچھ پکوڑے ہاٹ پاٹ میں رکھے اور کچھ پلیٹ میں رکھ کر وہاں چلی آئی۔ پلیٹ سامنے میز پر رکھی اور جلدی سے ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ یہ شاید نمکین والا ہے، دھیان سے کھائیے گا، آج بھی ہری مرچ نہ نگل لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ کھل کر ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ دلچسپی سے اس کا کامنی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کتنی جذباتی تھی۔ آپ کو وہ سفر یاد ہے؟ وہ اپنے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھ کر بولی۔ ہاں سب یاد ہے، وہ سادگی سے بولا۔ میری زندگی کا وہ یادگار سفر تھا منیب۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے میرے ابا سے ملوایا، ورنہ میں تو اپنے اتنے اہم رشتے کو بھولے بیٹھی تھی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں ممنون ہوں آپ نے مجھے ساری عمر کے خسارے سے بچا لیا، اور میں بھی شکر گزار ہوں انم۔ میرے شکر گزار؟ بھلا وہ کیسے؟ میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟
वो हैरत से पूछने लगी, उस दिन यूनिवर्सिटी आपसे मिलने आया था तो आप बड़े खतरनाक तेवरों से मेरी तरफ बढ़ी थी। शायद पिटाई का इरादा था, फिर शायद आपने खुद को मुश्किल से रोका था। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला, ठीक समझे थे आप। अम्मा ने मुझे कराटे सिखाए थे ताकि मैं बवक्ते ज़रूरत अपना दिफा कर सकूं। एक दो बार अपना पीछा करने पर आवारा लड़कों की ठुकाई भी लगाई थी मैंने। वो फखरिया बताने लगी। हाय अल्लाह, फुप्पो कहाँ हैं? कब आएंगी? वो मसनूई तौर पर घबराकर खड़ा हो गया। वो हंसते हंसते दोहरी हो गई। बारिश अब तेज हो रही थी। फुआर बरामदे के अंदर आकर दोनों को भिगो रही थी। बेफिक्र रहें, आप इस कैटेगरी में नहीं आते। तो फिर बता दें किस कैटेगरी में आता हूँ? वो बोझल लहजे में पूछने लगा। इससे कोई जवाब न बन पड़ा। आपको सावन रुत पसंद है? वो उसकी गहरी कुछ कहती निगाहों से घबराकर यूं ही पूछने लगी। हाँ, पहले तो इतनी नहीं थी, मगर अब बहुत ज्यादा है। मुझे भी पहले तो नहीं थी, मगर अब बहुत ज्यादा है। उसने वही जुमला दोहरा दिया। क्यों? दोनों के मुंह से बैयक वक्त निकला। दोनों ही खामोश रहे। दोनों ही जानते थे कि ये सावन रुत उन्हें इसीलिए पसंद है कि वो इसी सावन रुत में पहली बार मिले थे। सावन रुत के हमसफर। दोनों के लबों पर मानी खेज खामोशी थी, मगर दोनों के दिल दुआगो थे कि सावन रुत के वो दो हमसफर जिंदगी के हमसफर भी बन जाएं। दोनों के चेहरों पर खूबसूरत तबस्सुम सजा था और आंखों में आने वाले खुशकुन वक्त के सपने दमक रहे थे। सावन की ठंडी ठंडी हवाएं उन्हें छूकर गुजर रही थी और साथ ही उनके मिलन की दुआ भी कर रही थी। जब दो मोहब्बत भरे दिल सच्चे मन से एक दूसरे के तलबगार होते हैं तो आसपास की फिजाएं भी उनके लिए दुआगो हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी, और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।